इसी बीच दोस्तों कई ऐसे छात्र हैं जो कि इस बात को लेकर के टेंशन में है कि सर हम लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वहां जाकर के कैसे बनाएंगे क्या बनाएंगे। देखिए ये वीडियो दोस्तों आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी आपके डाउट है मन में सभी को क्लियर करने वाले हैं। जी हाँ, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं कि हो सकता है यहां से हूबहू आपके सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले और दोस्तों कुछ ना कुछ प्रश्न तो आपका 100% यहां से एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को दोस्तों अगर आप पूरी तरीके से लास्ट तक देख लेते हैं और अगर आप दोस्तों 30% प्रश्न का भी आंसर दे देते हैं तो इसका मतलब है कि जो आपकी तैयारी है वो बहुत ही अच्छी है और दोस्तों आपको टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो को आप पूरी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों अपने सारे साथियों को ताकि वो भी जो इस वीडियो को देख पाए। बहुत स्टूडेंट ने इसका आंसर दे चुका है। बिल्कुल 18वां सार्क सम्मेलन कहां पर हुआ था, इसके राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन बी, काठमांडू में हुआ था। काठमांडू कहां पर पड़ता है, नेपाल में। ठीक है, तो 18वां जो सार्क सम्मेलन है वो कहां पर हुआ था, बिल्कुल काठमांडू में हुआ था। बहुत बढ़िया। देखिए 2018 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा गया कि सार्क में टोटल कितने देश आते हैं। तो दोस्तों आपको जो सही आंसर लगाना है वो 8, क्योंकि अफगानिस्तान को भी जो है इसमें जोड़ दिया गया है। बहुत लोग जो है आपको बोलेंगे कि अफगानिस्तान को हटा दिया है, बट ऐसा नहीं, अफगानिस्तान को जोड़ दिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, बताइएगा। यहां पर देखिए प्रथम एशियाई है। ठीक है, यहां पर आपको क्या पूछा, प्रथम एशिया यानी कि एशिया के संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे। कई बार आपको पूछा गया है, मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में भी ये प्रश्न को करवाया था। बिल्कुल इसके राइट आएंगे दोस्तों वो है यू थाट, ऑप्शन भी आपके 2 के राइट सुनाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग एक बार जम करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों को ताकि वो भी क्लास में जुड़ पाए। देखिए अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। वैसे तो आप अपने शब्दों में भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई ना, जैसे कि आपके घर में ही अगर ले लें, अगर आपके पिताजी आपके गार्जियन ना हो तो कोई इससे लड़ाई करेगा, कोई उससे लड़ाई करेगा, तो एक गार्जियन होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठन भी काम करता है, यानी कि विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना, बिल्कुल कमजोर या छोटे राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा के लिए और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकता स्थापित करने के लिए, यानी कि बिल्कुल राइट सर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी। कभी कभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछ लेगा इस तरह का प्रश्न, तो आपको ये तीनों लिख देना है। ठीक है, तो हो सके तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, बताइएगा। कई बार आपको पूछा गया है, देखिए 2020 में आपको पूछा गया है, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, यूनिसेफ। हमने आपको ये प्रश्न पहले भी करवाया था कि यूनिसेफ जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो अगर पूछा जाए इस तरह का प्रश्न कि कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो दोस्तों आपको जो राइट आंसर लगाना है वो है यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप लोग को आता है, ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न आपको क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको लास्ट में बताएंगे। देखिए विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग को फटाफट आंसर लगाना है। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 2011, 17, 2020 में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल इसके राइट जाएंगे वो है 8 मार्च को। तो विश्व दिवस जो है, विश्व महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। राइट सर आपके 5 के ऑप्शन बी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आप लोगों को सही सही आंसर लगानी है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक जो प्रभावित हुए थे वो कौन हुए थे। बिल्कुल इस राइट जाएंगे दोस्तों वो है गरीब, क्योंकि आप जानते हैं हर जगह गरीब ही प्रभाव होता है, चाहे वो कोई भी चीज हो। ठीक है, तो वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक जो प्रभावित हुए थे वो गरीब वर्ग हुए थे। तो राइट साइड यहाँ पर 6 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, वैश्वीकरण निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है। 2021 का आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और मैंने ये प्रश्न आपको पहले भी करवाया था। बिल्कुल ये जो उदारवाद से पूछा गया प्रश्न आपका, वैश्वीकरण सबसे ज्यादा कौन से विचारधारा से संबंधित है दोस्तों, वो आपको जाएंगे उदारवाद। 7 के राइट सर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है। आपको पूछा जाएगा कि भूमंडलीकरण जो है वो किस विचारधारा पर टिका है, समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद, अराजकतावाद। बिल्कुल 8 के दोस्तों पर राइट हो जाएगा वो है उदारवाद। ठीक है, तो भूमंडलीकरण जो है वो उदारवाद, बिल्कुल वही तो क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण दोनों एक ही चीज होता है। बहुत बढ़िया। देखिए विविधता में एकता का जो सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है। विविधता में एकता ये जो सिद्धांत है वो किस देश का प्रमुख सिद्धांत है, भारत का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, चीन का। बिल्कुल दोस्तों 9 के आपके राइट रहेंगे वो है भारत का। भारत में विविधता में एकता है, यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, लेकिन तब पर भी यहाँ पर क्या है, एकता है, यूनिटी है। तो इसी को कहता है विविधता में एकता। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए थे। कौन सा अधिकार, मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार, जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार या फिर उपयुक्त सभी। फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल आपके राइट आएंगे दोस्तों वह उपयुक्त सभी। आपको कभी कभी पूछा जाएगा कि टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं, तो आपको राइट से लगाना चाहिए, क्योंकि पहले 7 था लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया है, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, कभी कभी आपको यह भी प्रश्न पूछेगा कि कौन सा ऐसा अधिकार है, मौलिक अधिकार है जिसको हटा दिया गया है, तो दोस्तों वो आपका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। और टोटल जो मौलिक अधिकार है वो 6 है और टोटल जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका 11 है। ठीक है, और यहाँ पर आपके राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। 2020 का रूल एग्जाम में पूछा गया है, मैंने आपको पहले भी करवाया था कि समवर्ती सूची में टोटल अभी 47 विषय है। ठीक है, तो 11 के राइट सर आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है। अवशिष्ट विषय यहाँ पर देखिए आपको सिद्धांत दे दिया गया है कि कौन ये विषय पर जो है कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है।
राज्य के पास या फिर केंद्र और राज्य दोनों के पास या फिर सिर्फ केंद्र के पास। 12 के दोस्तों राइट हो जाएगा बिल्कुल आपको जाएंगे वो है केंद्र के पास, ठीक है। तो ऑप्शन से आपके 12 के राइट हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 13, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? बताइएगा। देखिए 2020 में आपको यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि संसद को राज्य सूची के कानून बनाने की शक्ति देता है? 221 अनुच्छेद 249 बिल्कुल 13 के दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएंगे वो है अनुच्छेद 249। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 14, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो वर्णन है वो किस पर किया गया है, यानी कि कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? ये भी आपके देखिए 2020 का अनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल राइट आंसर आप जाएंगे वो है अनुच्छेद 368 में। सर संविधान संशोधन की प्रक्रिया में किया गया है, राइट आंसर आपके 14 के ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 15, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, क्या पूछ रहा है कि भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? बताइएगा। भारत सरकार जो है कोई भी विविध कल्याणकारी योजनाओं को जो लागू करता है वो किसके माध्यम से करता है? बिल्कुल इसके राइट होंगे दोस्तों, वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से भारत सरकार जो है कोई भी विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू करता है। तो राइट आंसर आपके 15 के ऑप्शन ए हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 16, माउंटबेटन योजना का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किससे है? यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा गया है कि माउंटबेटन जो योजना है वो दोस्तों किससे संबंध है उसका? बताइएगा फटाफट आप लोग। ये तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भारत में जो पहली बार आम चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था। पूछा गया प्रश्न आपका, पहली बार जो पंचवर्षीय योजना हुआ था वो दोस्तों 1951 में शुरुआत हुई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा गया है कि माउंटबेटन योजना का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किससे है? बिल्कुल दोस्तों 16 के आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा वो है भारत के विभाजन से, राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 17, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? देखिए 2018 का अनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है कि भारत विभाजन के लिए 1947 में जो विभाजन समिति का अध्यक्ष बना था वो दोस्तों किसको बनाया गया था? उस समय जो भारत और पाकिस्तान को जो बंटवारा हो रहा था तो उस समय अध्यक्ष कौन था विभाजन समिति का? बिल्कुल 17 के दोस्तों राइट से आपको जाएंगे वो है वायसराय को बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन डी आपके 17 के राइट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दल है जो कि एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र, एक देश होना चाहिए, एक संस्कृति होना चाहिए और एक राष्ट्र होना चाहिए, इस विचारधारा पर कौन बल दिया था? साम्यवादी दल, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनसंघ, समाजवादी पार्टी। बिल्कुल 18 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है कांग्रेस पार्टी जो है इन सभी चीजों पर बल दिया था, यानी कि ताकत लगाया था, जोर दिया था कि एक देश होना चाहिए, एक संस्कृति होना चाहिए और एक राष्ट्र होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 19, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, साम्यवादी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। 1977 में जो भारतीय जनसंघ का जो विलय है वो किस में हुआ था? हम लोग जानते हैं कि 1977 का जो चुनाव है दोस्तों उसमें जनता पार्टी की विजय हुई थी, ठीक है। तो राइट सर बिल्कुल डायरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। भारतीय जनसंघ हो गया, सिंडिकेट हो गया, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी हो गया और ये जनता पार्टी हो गया, ये सभी जो है आपस में मिल गया था, पूरा महागठबंधन बन गया था और जनता पार्टी जो है बनी थी। तो राइट सर 19 के आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 20, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? देखिए अभी मैंने आपको बताया कि एक पार्टी था, आपको बताइएगा फटाफट। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कौन से पार्टी का गठन हुआ था? बहुत बढ़िया। बिल्कुल 20 के दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे वह संयुक्त समाजवादी दल, ऑप्शन आपके भी 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 21, गांधीवादी समाजवाद की जो स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? समाजवादी पार्टी का, साम्यवादी दल का, स्वतंत्र पार्टी का, जनता पार्टी का? तो बताइएगा। गांधीवादी समाजवाद की जो स्थापना करना है इसमें से किस दल का ये प्रमुख उद्देश्य था? बिल्कुल 21 के दोस्तों आपके राइट हो जाएंगे वो है स्वतंत्र पार्टी का जो है ये प्रमुख उद्देश्य था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 22, कई बार हमने आपको ये प्रश्न करवाया है कि जय जवान जय किसान का जो नारा है वो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री जो कि लाल बहादुर शास्त्री उसी ने दिया था। तो राइट सर आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे। देखिए प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है। लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने ताशकंद समझौता किया था, पूछा जाएगा कि ताशकंद समझौता जो भारत के साथ किया था तो वो कौन किया था दोस्तों? तो लाल बहादुर शास्त्री और उधर से पाकिस्तान की तरफ से अय्यूब खान था। कब किया था? तो ये भी आपको पता है 1966 में जो है ताशकंद समझौता हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु है वो भी 1966 में हुई थी, ठीक है। तो राइट सर यहाँ पर आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, क्या बात है, एकदम ऐसे ही आप लोगों को आंसर कमेंट करना है। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए पीली क्रांति का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किससे है? तिलहन उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, चावल उत्पादन से, दूध उत्पादन से? तो बताइएगा पीली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है? मैंने आपको पहले भी करवाया। 23 की यहाँ पर राइट जाएंगे। बहुत बढ़िया। वो आपको जाएंगे तिलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, ठीक है। श्वेत क्रांति का जो उत्पन्न है वो दूध से है। पूछा जाएगा आपको कि श्वेत क्रांति जो है दोस्तों उसका संबंध किससे है? तो वो आपका दूध उत्पादन से है। अगर आपको पूछ दे कि हरित क्रांति का संबंध किससे है तो दोस्तों वो जो है खाद्य उत्पादन से, ठीक है। और वहीं पे पूछे कि पीली क्रांति का संबंध किससे है तो वो है तिलहन उत्पादन से। तो राइट सर आपके 23 के ऑप्शन ए हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब।
चलिए, अभी हमने आपको ये प्रश्न करवाया कि जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध निम्नलिखित में से किससे। तो अभी हमने आपको बताया ये जो है दूध उत्पादन से है, ठीक है। तो 24 के आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे श्वेत क्रांति। श्वेत का मतलब सफेद यानी कि व्हाइट, व्हाइट मतलब सफेद, सफेद मतलब दूध। तो इस तरीके से याद रखना है कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध उत्पादन से है। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है भारत के किस राज्य में की गई थी? इसकी शुरुआत कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। राजस्थान से, गुजरात से, केरल से, बिहार से। बिल्कुल 25 के आपके आंसर हो जाएंगे वो है गुजरात से। तो श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है दोस्तों वो गुजरात से की गई थी। 25 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। हरित क्रांति की भी शुरुआत जो है बिल्कुल वहीं से हुई थी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, बताइएगा। वर्गीस कुरियन को, एमएस स्वामीनाथन को, नॉर्मन बोरलॉग को या फिर पीसी महालनोबिस को? बिल्कुल 26 के दोस्तों आंसर हो जाएंगे वो है वर्गीस कुरियन को, ठीक है। तो श्वेत क्रांति का जो जनक है वो वर्गीस कुरियन को माना जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 27, भारत का प्रथम अंतरिक्ष आर्यभट्ट जो है, अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट। सबसे पहले पूछा जाएगा कि भारत का जो प्रथम अंतरिक्ष यान है वो कौन सा है? बिल्कुल आर्यभट्ट प्रथम, ठीक है। ये जो है कब प्रक्षेपित किया गया था? 1974 में, 76 में, 75 में, 77 में। बिल्कुल 27 के यहाँ पर आंसर हो जाएंगे वो है 1975 में, ठीक है। तो आंसर जो है आपके यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएंगे 1975 में। बहुत बढ़िया। 27 के आंसर आपके बिल्कुल 1975 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? 1975। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 28। बहुत बढ़िया। एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व की परिचायक है? तनाव शैथिल्य का दौर कब से शुरू हुआ दोस्तों? वो 1970 के बाद भारत में, ठीक है। क्योंकि इंदिरा गांधी जब से आई उसी के बाद से दोस्तों ये सभी प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो 29 के बिल्कुल आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। यहाँ पर जो है भारत के बारे में बात हो रही है। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 30, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? प्रश्न आपको पूछा जाएगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व वो किसने किया था? नेहरू, शास्त्री, पटेल, वाजपेयी? बिल्कुल उस समय नेहरू जी था। तो आंसर 30 के ऑप्शन ए हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नेहरू ने किया था। अब देखिए अगला प्रश्न 31, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? हम लोग जानते हैं कि दक्षिण एशिया का, क्योंकि दक्षिण एशिया में जो है चीन को नहीं रखा जाता, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा देश हो जाता है दोस्तों वो भारत हो जाता है, हमारा आपका प्यारा भारत, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएंगे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 32, कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? हमने आपको बताया था कि 1969 में। ध्यान रखिएगा। अब आपको पहले ये भी प्रश्न पूछा गया कई बार कि कांग्रेस का जो विभाजन है कब हुआ था? तो दोस्तों कांग्रेस का जो बंटवारा है वो 1969 में हुआ था। ये पार्टी जो है दो पार्टी में बंट गई थी। कौन कौन सी पार्टी ये भी आप लोग जान लीजिए। सबसे जो पहली पार्टी थी आपकी वो थी दोस्तों कांग्रेस ओ, ठीक है, कांग्रेस ओ, जिसको दोस्तों सिंडिकेट का पार्टी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कांग्रेस ओ किसका पार्टी है तो वो है सिंडिकेट का पार्टी। और वहीं अगर आपको पूछा जाए कि कांग्रेस आर भी पार्टी थी, कांग्रेस आर, ये जो है इंदिरा गांधी की पार्टी है, ठीक है। आपको पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न तो कांग्रेस ओ जो है वो सिंडिकेट का पार्टी हो गया और कांग्रेस आर जो है वो इंदिरा गांधी का। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा? कांग्रेस सिंडिकेट क्या है बताइएगा। बिल्कुल 32 के आंसर आपको जाएंगे कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का समूह, उसी को कांग्रेस सिंडिकेट बोला जाता है। यानी कि जहां पर बड़े बड़े पार्टी उसको इतना पावर था कि वो किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता था। तो कांग्रेस के अंदर जो ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का जो समूह है, जो ग्रुप है, उसी को कांग्रेस सिंडिकेट बोला जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 33, कांग्रेस पार्टी कब दो खेमों में बटी थी? बिल्कुल हम लोगों ने अभी बताया 1969 में कांग्रेस पार्टी दो खेमों में बटी थी। देखिए 2010 में, 12 में, 13 में, 14 में, 19 में कई बार पूछा गया आपका प्रश्न है कांग्रेस पार्टी दो खेमों में कब बटे थे? बिल्कुल 1969 में, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में। कांग्रेस आर इंदिरा गांधी का, कांग्रेस ओ सिंडिकेट का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 34, इंदिरा गांधी किस आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका फटाफट आंसर दीजिएगा। इंदिरा गांधी किस आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? प्रश्न आपको पूछा गया है, बताइएगा। बिल्कुल 34 के दोस्तों आंसर आएंगे जी, बिल्कुल वो आपको जाएंगे दोस्तों 1971 के चुनाव में। आपको पता है 1967 में जो है इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी और जस्ट 1967 के बाद 1970 में ही दोस्तों उन्होंने लोकसभा को भंग कर दिया और वो प्रधानमंत्री से हट गई। यानी कि मात्र 4 साल के बाद फिर से दोबारा चुनाव हो गया 1971 में। और 1971 में जो है उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया और यही गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी को अपार जीत दिलाई थी। तो राइट आपके यहाँ पर ऑप्शन भी हो जाएंगे क्वेश्चन 34 का। और उसी समय यानी कि यही 1971 का आम चुनाव में जो विपक्ष में जो पार्टी थी वो क्या बोला था? इंदिरा हटाओ। इस बार का 2022 का मॉडल पेपर में आया है कि महागठबंधन ने कौन सा भाषण दिया था? तो बिल्कुल इंदिरा हटाओ। ये कौन दिया था? महागठबंधन। और इंदिरा गांधी जो है वो क्या दी थी? गरीबी हटाओ, ठीक है। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35, पंचशील समझौता के समय चीन के जो प्रधानमंत्री है वो कौन थे? हम लोग ये तो जानते हैं कि पंचशील समझौता जो है वो भारत और चीन के बीच हुआ। कब हुआ ये भी आपको पता है, 1954 में हुआ है। लेकिन उस समय दोस्तों चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल दोस्तों 35 के आपके राइट होंगे वो है चाओ इन लाई। ऑप्शन आपके 35 के करेक्ट आंसर होंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 36, गोवा को पुर्तगाल से आजादी के बाद प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि गोवा को जब पुर्तगाल से आजाद कर दिया गया दोस्तों तो उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। यहाँ पर आपको देखिए ध्यान से अच्छे से याद रखना है। 36 के आंसर बिल्कुल आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर दो चीज आती है। सबसे पहला
जो गोवा है वो दोस्तों भारत के साथ कब विलय हुआ था, तो वो है 1961 में, 1961 या 62 ऐसे कुछ डेट है, ठीक है। वहीं भी अगर आपको पूछा जाएगा कि पूर्ण रूप से गोवा जो है वो भारत के साथ कब मिला, तो 1987 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पुर्तगाल से आजादी, तो पुर्तगाल से जो आजादी है वो 1961 के समय में यानी कि 1960 का दशक में ही मिल गई थी। इसलिए उस समय जो प्रधानमंत्री वो जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि आपको पता है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु है वो 1964 में हुई थी, ठीक है। कब? 64 में। तो 64 और गोवा का जो विलय है वो 1961 में हुआ था। इसलिए राइट आंसर आपके यहाँ 36 के ऑप्शन ए हो जाएंगे। थोड़ा सा डिटेल्स में समझिए तभी आप आसानी से वहां पर आंसर को भर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका, लाल बहादुर शास्त्री का निधन जो है वो कहां हुआ था, पूछा जाएगा कब हुआ था, तो हमने आपको कई बार बताया 1966 में हुआ था। अब बताइए कि लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, उसकी मृत्यु कहां पर हुआ था। बिल्कुल 37 के दोस्तों यहाँ पर राइट चलेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपके दोस्तों राइट चलेंगे वो है ताशकंद में, ठीक है। वहीं पे ताशकंद समझौता हो रहा था, आपको पता होगा ताशकंद समझौता जैसे मैंने आपको बताया अभी कब हुआ था, वो भी 1966 में ही हुआ था। ताशकंद समझौता अय्यूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच, पाकिस्तान और भारत के बीच। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38, इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था। इस बार का देखिए आपका मॉडल पेपर में आया हुआ प्रश्न है। इंदिरा हटाओ का जो नारा है वो किसने दिया था, विपक्षी गठबंधन का, भारत के नागरिकों का, कामराज का, लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आप बताइए इसमें से और इसमें से बताइएगा फटाफट। बिल्कुल 38 के दोस्तों राइट चलेंगे वो है विपक्षी गठबंधन। चाहे आपको यहाँ पे लिख दे महागठबंधन या फिर विपक्षी गठबंधन, दोनों एक ही वर्ड है, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है उस समय महागठबंधन हो गई थी, एक तरफ हो गया था पूरा, तो महागठबंधन का कहना था कि इंदिरा हटाओ, यही उसका नारा था। तो राइट आंसर आपके 38 के ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 39, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ था। हमने आपको ये भी प्रश्न कई बार करवाया दोस्तों। बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल 39 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1967 में, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया का जो निधन है वो 1967 में हुआ था। राइट आंसर आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे क्वेश्चन 39 का, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 40, नक्सलवादी आंदोलन भारत के किस प्रांत के प्रारंभ हुआ था। बताइएगा नक्सलवादी जो आंदोलन शुरू हुआ था वो भारत के कौन से जगह से, कौन से प्रांत से शुरू हुआ था। बिहार से, आंध्र प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से। बिल्कुल दोस्तों 40 की जो यहाँ पर राइट जाएगा, बहुत बढ़िया, वो आपको जाएंगे पश्चिम बंगाल से, ठीक है। तो नक्सलवादी आंदोलन जो है भारत के पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 41, ध्यान रखिएगा कल 7 बजे जो है आप लोगों का 2009 से लेकर के 2021 तक जितने भी आपको प्रश्न पूछे गए हैं क्लास 12 हिंदी में, सभी को दोस्तों हम लोग करवाएंगे, ठीक है। तो कल हिंदी का करवाएंगे, फिर जस्ट 1-2 दिन के बाद, यानी कि पूरा टाइपिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है जैसे कि आपको पता ही है, तो 1-2 दिन के अंदर दोस्तों हम लोग पूरा कर देंगे, ठीक है। टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लीजिए। लेकिन कल आपका हिंदी का होगा, और इससे पहले हम लोग जो है हिस्ट्री का भी पूरा कर चुके हैं, ज्योग्राफी का भी पूरा कर चुके हैं, और आपका एक पॉलिटिकल साइंस का भी पूरा कर चुके हैं। तो जो भी उसको नहीं देखे हैं यूट्यूब पे सिर्फ सर्च कीजिएगा पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन बैंक तनु क्लासेस, नंबर 1 पे आपको आ जाएगा, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट का आपको देखना है। देखिए अगला प्रश्न आपका, किसके नेतृत्व में, पूछा जाएगा किसके नेतृत्व में मार्क्सवादी लेनिनवादी नामक नए दल का निर्माण हुआ था। बताइएगा। बिल्कुल 41 के दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा, वो है चारू मजुमदार के नेतृत्व में मार्क्सवादी लेनिनवादी नामक नए दल का गठन हुआ था, निर्माण हुआ था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 42, रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल कब हुआ था। कभी कभी आपको पूछा जाएगा कि राष्ट्रव्यापी देखिए रेलवे जो हड़ताल हुआ था दोस्तों, उसका जो था मतलब कि नेतृत्व में जो रहा था वो रहा था जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है। पूछा जाता है ना कि जो रेल हड़ताल है वो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि राष्ट्रव्यापी जो हड़ताल है वो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो दोस्तों वो आपको जाएंगे संपूर्ण क्रांति, किसके, जयप्रकाश नारायण, जी हाँ, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में राष्ट्रीय हड़ताल हुआ था। लेकिन अगर आप लोग बात करेंगे रेलवे कर्मचारी या फिर रेलवे हड़ताल के बारे में, तो दोस्तों वो आपको जाएंगे जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है। तो बताइए हड़ताल कब हुई थी। बिल्कुल 42 का फटाफट आप लोग को सही आंसर करना, बिल्कुल आपको जाएंगे 1974 में। तो 42 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 43, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, विकास के पूंजीवादी मॉडल में पूंजी एवं विकास पर नियंत्रण किसका होता है। बताइएगा। आपको पता है पूंजीवादी मॉडल जो कि अमेरिका ने अपनाया है, तो इसमें जो है पूंजी और विकास पर जो है डेवलप पर किसका कंट्रोल रहता है, किसका नियंत्रण रहता है। बिल्कुल 43 के आपके राइट जो आएंगे वो है निजी क्षेत्र का, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का। तो ऑप्शन आपके ए 43 के राइट जो आएंगे, अमेरिका जो है इसी को प्रीफर करता है, ठीक है। तो 43 के राइट आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, बहुत लोग यहाँ पर ये लगा देगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। 43 के राइट बिल्कुल आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, निजी क्षेत्र का, यानी कि खुद का। पूंजीवादी मॉडल मतलब खुद का प्रॉपर्टी, मेरा प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, इसी को हम लोग प्राइवेट सेक्टर भी बोलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका, भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। भूमि संरक्षण के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, किसानों को अपनी भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए, सरकार की भूमि पहचानने के लिए। तो बताइएगा भारत में भूमि सुधार की जो जरूरत है वो क्यों पड़ी थी। बिल्कुल 44 के दोस्तों राइट रहेंगे वो है कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं समता मूलक समाज की स्थापना के लिए। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। वैसे भी मैंने आपको कई बार बताया कि जो ऑप्शन आपका बड़ा होता है दोस्तों 95% केस में जो है वही आपका सही आंसर होता है, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 45, बहुत बढ़िया। देखिए लोक लेखा समिति में होते हैं। देखिए 2020 का आपको एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है,
काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा लोक लेखा समिति में होते हैं कौन? केवल लोकसभा के सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य, या फिर 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा के? मैंने आपको 2020 का प्रश्न में करवाया भी था कि लोकसभा लोक लेखा समिति में जो दोस्तों होते हैं वो 15 सदस्य और 7 यानी कि टोटल 22 सदस्य होते हैं। तो राइट सर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, 15 सदस्य जो है लोकसभा से और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न आपको देंगे 46 नंबर क्वेश्चन, रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? अभी हमने आपको ये प्रश्न करवाया। अब बिल्कुल 46 का आपको सही से आंसर कमेंट करना है। क्या बात है, एकदम 46 के राइट आंसर दोस्तों वो है जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, तो रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी जो हड़ताल का नेतृत्व है वो दोस्तों जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। तो राइट सर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए 2012 में 2014 में आपको पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, और वहीं पे सिर्फ राष्ट्रव्यापी हड़ताल पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 47, रेलवे कर्मचारियों का जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है वो कितने दिनों तक चला था? बहुत बढ़िया, हम लोग को ये तो पता है कि ये जो है 1974 में हुआ था, लेकिन ये कितने दिनों तक चला था? 10, 20, 30, 60 कितने दिनों तक? बिल्कुल दोस्तों 47 के आपके राइट आंसर आएंगे। बहुत बढ़िया, वो आपको जाएंगे 20 दिनों तक। तो रेलवे कर्मचारियों का जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है वो 20 दिनों तक चला था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 48, चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? बताइएगा। चिपको आंदोलन के बारे में आपको पता है, लोग जो है पेड़ों से क्या करते थे तो चिपक जाते थे पेड़ों से, क्योंकि उस समय सरकार जो है परमिशन दे दिया था पेड़ों की कटाई करने के लिए। तो बस उसी को रोकने के लिए लोग जो है पेड़ों से चिपक जाते थे, अपने बाहों में ले लेते थे पेड़ को, उसी को बोला जाता है चिपको आंदोलन। तो बताइए किस राज्य से शुरू हुआ था? बिल्कुल 48 के आपके राइट आंसर आएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वो आपको जाएंगे उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, बिल्कुल 48 के आंसर क्या हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश से जो है चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 49, चिपको आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपका 49 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, बिल्कुल इसके आंसर होंगे वो है 1973 में। ठीक है, यानी कि चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1973 से शुरू हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 50, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बताइएगा। चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, पांडुरंगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन के जो संस्थापक है दोस्तों वो कौन थे? बिल्कुल 50 के आपके राइट आंसर आएंगे, वो आपके चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, तो चिपको आंदोलन के जो संस्थापक थे वो कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट। 50 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 51, अच्छा भट्ट यहाँ पर है ना, भट्ट, आलिया भट्ट जैसे आप लोग याद रखें उसी तरीके से चंडी प्रसाद भट्ट भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है चिपको आंदोलन के क्या थे? संस्थापक थे। अब यहाँ पर पूछा कि चिपको आंदोलन के जो प्रमुख नेता है, जो खास नेता है वो कौन था? बताइएगा। देखिए कई बार पूछा गया प्रश्न आपको और बस प्रश्न आपको थोड़ा सा घुमा देता है। ठीक है, 51 के बिल्कुल राइट आंसर आएंगे दोस्तों, वो है चंडी प्रसाद भट्ट भी होगा, सुंदरलाल बहुगुणा भी होगा, गौरा देवी भी होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। कभी कभी आपको सिर्फ पूछा जाएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा का जो संबंध है वो किस आंदोलन से है, तो वो आपको जाएंगे चिपको आंदोलन से। ठीक है, तो ये सभी जो है चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ध्यान दीजिएगा, चंडी प्रसाद भट्ट भी, सुंदरलाल बहुगुणा भी और गौरा देवी भी। देखिए अगला प्रश्न 52, द्रविड़ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? राष्ट्रीय आंदोलन, क्षेत्रीय आंदोलन, जातीय आंदोलन, किसानों का आंदोलन? 52 के दोस्तों राइट आंसर बिल्कुल हो जाएंगे, वो है क्षेत्रीय आंदोलन। ठीक है, ये जो द्रविड़ आंदोलन है वो किस प्रकार का आंदोलन था? वो था दोस्तों क्षेत्रीय आंदोलन। अच्छा बताइए कि द्रविड़ आंदोलन जो वो कहां पर था? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु यानी कि साउथ इंडिया से ही था, लेकिन किधर था बताइए आप लोग। चलिए देखिए, आपकी 8:30 बजे जो है इंग्लिश की क्लास है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपको सर्च करके जरूर जाना है 8:30 बजे इंग्लिश की क्लास में। ठीक है, और कोई भी पीडीएफ वगैरह के लिए मैं आपको कई बार बता चुका हूं, सिंपली आपको गूगल या क्रोम पे सर्च करना है तनु क्लासेस, वहां पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। देखिए अगला प्रश्न आपका, आंदोलन निम्नलिखित में से किसके मूल में शुरू किया गया? बताइएगा। आंदोलन जो है निम्नलिखित में से किसके मील में शुरू किया गया? बताइएगा। बिल्कुल 53 के दोस्तों यहाँ पर आंसर आएंगे, वो है आपके रामास्वामी नायकर पेरियार से। राइट आंसर आपके बिल्कुल 53 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 54, द्रविड़ मुनेत्र कजगम, इसके जो संस्थापक है वो कौन थे? द्रविड़ मुनेत्र कजगम यानी कि डीएमके। क्या है? डीएमके। अच्छा डीएमके पार्टी कहां का बताइए? तो बिल्कुल आंध्र प्रदेश। बताइए यहाँ पर द्रविड़ मुनेत्र कजगम के जो संस्थापक है दोस्तों वो कौन थे? बिल्कुल 54 के आपके राइट आंसर आएंगे, वो है स अन्नादु, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 55, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया? 1980 में, 1984 में, 1985 में, 1986 में? बिल्कुल बताइएगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया था? प्रश्न पूछा गया है। इसी की वजह से तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, पता है कि नहीं आप लोग को? बिल्कुल 55 के दोस्तों राइट आंसर आएंगे, वो है 1984 में। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो कब किया गया था? 1984 में, और यही ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या हुई थी। ठीक है, तो 55 के आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 56, जनता दल यूनाइटेड किस राज्य का पार्टी है? यहां पर देखिए जनता दल यूनाइटेड मतलब जेडीयू। जेडीयू जो है 2010 में सबसे ज्यादा सीट किसको मिला था दोस्तों? जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू पार्टी को। ये पार्टी किसकी है? ये पार्टी दोस्तों नीतीश कुमार की है। ठीक है, वहीं पे अगर बोला जाए कि 2015 में और 2020 में कौन से पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिली थी, तो दोस्तों वो है आरजेडी। आरजेडी का मतलब राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, लेकिन जनता दल किस राज्य की पार्टी? बिल्कुल आपको जाएंगे, वो है बिहार की, ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। देखिए 2014 में आपको पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 57, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? आपको पता है इंदिरा गांधी की जो हत्या है वो 1984 में हुई थी, लेकिन उसकी हत्या होने के बाद लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को टोटल कितने सीटों पर जीत हासिल हुई थी? बहुत बढ़िया।
बिल्कुल 57 के दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएंगे वो है 415 सीटों में, ठीक है। तो 57 के आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या बात है एकदम। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58, बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक है दोस्तों वो कौन थे? काशीराम, मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा, डॉक्टर अंबेडकर। तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक वो कौन थे? फटाफट आप लोग 58 नंबर का आंसर दीजिएगा। बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है काशीराम, ठीक है। तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक है वो कौन थे? काशीराम थे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59, तृणमूल कांग्रेस, देखिए टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। ये कहां की पार्टी? इसी बार तो जीता हाल फिलहाल में, बिल्कुल पश्चिम बंगाल की। तो 59 के आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। तो तृणमूल कांग्रेस जो है किस राज्य का राजनीतिक दल है दोस्तों? वो हो जाएंगे पश्चिम बंगाल, जिसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टीएमसी, ठीक है। बिल्कुल 60 के 59 के आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे वो है सी। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 60, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन है? बताइएगा। गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले जो प्रमुख कारक है वो निम्नलिखित में से कौन है? बिल्कुल दोस्तों 60 के आपके आंसर बिल्कुल हो जाएंगे वह शीत युद्ध भी है, सैनिक युद्ध से अलग रहना ये भी है, और राष्ट्र का स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा। क्योंकि आपको पता है गुटनिरपेक्ष की जो स्थापना हुई थी वो इसीलिए हुई थी ताकि दोनों गुटों में शामिल ना हो, यानी कि एक आपका पूंजीवादी था, एक आपका सोवियत संघ था, ये दोनों की तरफ हम ना जाए, इसलिए गुटनिरपेक्ष की स्थापना हुई थी। तो राइट से आपके यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएंगे। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा तो आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 61, अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनने दिया था? बताइएगा। अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को, सबसे पहले तो आप बताइए साम्यवादी देश कौन सा होगा? बिल्कुल 61 के आंसर फटाफट लगाइएगा। बिल्कुल साम्यवादी चीन को, ठीक है। तो चीन जो है वो साम्यवादी शासन है, वहां पर साम्यवादी है। तो दोस्तों बताइएगा अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनने दिया? बिल्कुल आपके आंसर आएंगे दोस्तों वो है साम्यवादी चीन को। ऑप्शन भी आपके 61 के करेक्ट जरूर आएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से शीत युद्ध का सबसे प्रतीक जो है कौन था? सबसे बड़ा प्रतीक शीत युद्ध का निम्न में से कौन था? बर्लिन दीवार का खड़ा होना या फिर बिल्कुल 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनता द्वारा बर्लिन दीवार का गिरा। अच्छा ये प्रश्न आपको पूछा जाता है कि बर्लिन का दीवार कब गिराया गया था? तो 1989 में, ठीक है। और जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उत्थान। तो बताइएगा शीत युद्ध का जो सबसे बड़ा प्रतीक था वो कौन था? बिल्कुल दोस्तों 62 के राइट आंसर आएंगे वो है बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना, यानी कि ऑप्शन आपके ए जो है 62 के राइट आंसर आएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 63, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, दूसरा विश्व युद्ध जो है कब से कब तक चला था? प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपका, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? बताइएगा। बिल्कुल 1939 से लेकर के 45 तक, ठीक है। और जस्ट 1945 के बाद शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। कब हुई थी शीत युद्ध की शुरुआत? वो आपको बताना 1945 के बाद से। तो दोस्तों आपको पूछेगा अगर कि दूसरा विश्व युद्ध जो है कब से कब तक चला था, तो वो चला था 1939 से लेकर के 45 तक, और प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से लेकर के 1919 तक चला था। पूछा गया प्रश्न आपका, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 19 और वहीं पे 1939 से 45 तक कौन सा युद्ध चला था? बिल्कुल द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर। देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन 64, पेरेस्ट्राइका एवं ग्लासनोस्त नामक सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो दोस्तों कौन थे? देखिए 2015 का अनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल 64 के राइट आंसर यहां पर हो जाएगा वो है मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 65, राज्यसभा से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया था? ये प्रश्न देखिए 2021 का अनुअल एग्जाम में यानी कि हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल 65 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह प्रथम अनुच्छेद में, ठीक है। तो राज्यसभा से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया था? वो है दोस्तों प्रथम अनुच्छेद में। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 66, भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? एक प्रश्न जो है कई बार पूछा गया प्रश्न आपका, नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत है दोस्तों भारत में कब हुई थी? बिल्कुल उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? बताइएगा तो आप लोग। जी हाँ 66 के राइट आंसर आपको जाएंगे 1991 में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी। तो भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत है वो 1991 में हुई थी, लेकिन आप लोग बताइए उस समय प्रधानमंत्री कौन था? कल आपकी जो है हिंदी की 9 से 2021 तक क्वेश्चन बैंक कराया जाएगा, आप लोग तैयार रहिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, पेरेस्ट्राइका नामक पुस्तक की जो रचना है वो किसने किया था? मिखाइल गोर्बाचेव ने, कोसिजिन ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, पुतिन ने। तो बताइएगा पेरेस्ट्राइका नामक पुस्तक की जो रचना दोस्तों वो किसने किया था? बिल्कुल 67 के जो यहाँ पर राइट आंसर जाएंगे वो है मिखाइल गोर्बाचेव ने। ऑप्शन आपके ए 67 के राइट आंसर आएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 68, केजीबी क्या थी? बताइएगा केजीबी जो है वो क्या थी? साम्यवादी गुप्तचर संगठन या फिर बाल्टिक गणराज्यों का गुप्तचर संगठन, सोवियत संघ का सैन्य एजेंसी, सोवियत संघ का स्थानीय जातियों का संगठन। तो केजीबी जो है वो क्या थी? बिल्कुल दोस्तों 68 के जो आप राइट रहेंगे बहुत बढ़िया, वो आपको जाएंगे साम्यवादी गुप्तचर संगठन। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 69, राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? वेरियस येल्तसिन ने, मिखाइल गोर्बाचेव ने, बुखारिन ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। 69 के दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा वो आपके वेरियस येल्तसिन ने, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका जो है वो वेरियस येल्तसिन ने निभाई थी, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 70, विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया यानी कि सेकंड वर्ल्ड के अंतर्गत कौन सा देश आते हैं? बताइएगा विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया यानी कि सेकंड वर्ल्ड के अंतर्गत जो है उसके अंदर में कौन आता है? अमेरिकी देश, एशियाई देश, सोवियत संघ के देश या फिर लैटिन अमेरिकी देश। बिल्कुल 70 के दोस्तों राइट जाएगा वो है सोवियत संघ के देश। हमने आपको एक प्रश्न पहले भी करवाया है, आपका प्रथम में यानी कि जो पहली दुनिया में आता है वो है अमेरिकी देश, जिसको हम लोग यूरोपीय देश भी बोल सकते हैं, और दूसरी में जो आता है वो सोवियत संघ के देश, जिसको हम लोग बिल्कुल बोल सकते हैं। तो राइट सर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 71, क्या प्रश्न आपका? देखिए
2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि कौन थे बताइएगा। 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रतिनिधि थे दोस्तों वो कौन थे? हिलेरी क्लिंटन, जे.आर. बाइडेन, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल 71 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है जे.आर. बाइडेन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो बाइडेन, हाँ बिल्कुल 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में देखिए हाल ही में ये प्रश्न आपको 2021 का बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, 2021 में जो आया था। तो 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रतिनिधि थे दोस्तों वो कौन थे? जो बाइडेन थे। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। और अभी जो है राष्ट्रपति कौन है? तो वो है जो बाइडेन। पूछा गया प्रश्न आपका। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था बताइएगा? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश या फिर अब्राहम लिंकन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? 2014 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल 72 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, तो 72 के ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 73, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? बराक ओबामा को, बिल क्लिंटन को, जॉर्ज बुश को, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया। 73 के दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जाएंगे वो आपके बराक ओबामा को। ठीक है, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो हमने कई बार आपको करवाया, बिल्कुल 50 राज्य है। ऑप्शन भी आपके 74 के करेक्ट रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा गया निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कौन कौन आसियान का सदस्य है। सबसे पहला देश आपका है थाईलैंड, वो आसियान का सदस्य है। फिर आपका इंडोनेशिया, वो आसियान का सदस्य है। फिर दोस्तों आपका जाता है मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बर्मा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वियतनाम, फिलीपींस ये भी है। उसके बाद फिर हम लोग ब्रुनई, कंबोडिया और लाओस, ये सभी देश है। अब आपको यहाँ पर सही आंसर लगाना कि कौन आसियान का देश मतलब कि सदस्य नहीं है। बिल्कुल सही आंसर लगाना है, बिल्कुल बिल्कुल 75 के आंसर आपके श्रीलंका हो जाएंगे। ठीक है, तो श्रीलंका जो दोस्तों वो क्या नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है। 75 के आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। सिंगापुर नहीं होगा, सिंगापुर जो है वो आसियान का अभी सदस्य है, वो अभी बना है। ठीक है, तो आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, साफ्टा आप लोगों ने सुना होगा। ये वर्ष 2002 में दोस्तों दक्षिण के सदस्य देशों ने साफ्टा जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर हस्ताक्षर किया था। तो पूछेगा अगर कि साफ्टा पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो बिल्कुल 2002 में। ठीक है, और इसे दक्षिण एशिया को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए यानी कि संकल्प है, यानी कि मुक्त व्यापार मतलब क्या? यानी कि कोई भी देश जो है किसी के भी टैक्स नहीं लेगा। ठीक है, और ये जो है इस पर कब हस्ताक्षर किया गया था? 2004 में साफ्टा पर हस्ताक्षर कर 1 जनवरी 2006 को यह प्रभावी हो गया। मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए 2004 में सिग्नेचर किया था और 1 जनवरी 2006 को जो है यह प्रभावी हो गया था, यानी कि लागू हो गया था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 76, दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। बताइएगा ये नस्लीय उग्रवाद से जो है कौन सा पीड़ित है? 2016 में आपको पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल 76 के दोस्तों यहाँ पर आंसर जाएंगे, बहुत बढ़िया। वो आपको जाएंगे श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका जो वो क्या है? नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। वहां पर कौन सा संबंध, कौन सा संगठन, आतंकवादी संगठन दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं लिट्टे संगठन, जो कि राजीव गांधी की हत्या किए थे। ठीक है, राजीव गांधी का हत्यारा जो है वो वही संगठन से था। देखिए अगला प्रश्न आपका, तो प्रश्न क्या था? किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? तो इसके आंसर बिल्कुल आपके नेपाल हो जाएंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, पाकिस्तान में भी है लेकिन पाकिस्तान में बहुत जल्दी, बहुत पहले ठीक हो गया है ये जो दक्षिण एशियाई संवैधानिक संकट का मतलब क्या? यानी कि कभी सैनिक शासन लागू होता है, कभी कुछ। वैसे अगर सही से बात किया जाए तो जो बर्मा अभी है, जो म्यांमार है, वहां भी संवैधानिक संकट है, क्योंकि वहां पर अभी वो मतलब क्या सैनिक शासन लागू है। कहां पर? बर्मा में, जिसको हम लोग म्यांमार कंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी है, लेकिन ऑप्शन में आपका क्या दिया? नेपाल, पाकिस्तान दिया हुआ है। पाकिस्तान में पहले क्लियर हो गया था, तो राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, सार्क का मुख्यालय कहां पर है? तो बिल्कुल आपके आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, काठमांडू में। और सार्क की जो शुरुआत है दोस्तों वो कहां पर हुआ था? पूछा जाता है आपको, तो वो ढाका में। ढाका जो है बांग्लादेश में पड़ता है और सार्क का जो मुख्यालय वो काठमांडू में, काठमांडू जो है वो नेपाल में पड़ता है। देखिए अगला प्रश्न आपका, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए यहाँ पर यूरोपीय संघ की बात हो रही है। ठीक है, 2020 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, आप लोग को सही आंसर लगाना है। बिल्कुल 79 के आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो 1992 में। अगर आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो शायद वहां पर 1993 या फिर कुछ बताता है, लेकिन आंसर क्या लगाना है? 1992 में। ठीक है, तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना है वो 1992 में हुई थी, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 80, टाइम बहुत ले रहे हैं आप लोग, फटाफट बोलिएगा। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, आर्थिक व सामाजिक परिषद, या फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, या फिर न्यायिक परिषद की सिफारिश पर? यह भी आपको 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल 80 के आंसर आपको जाएंगे दोस्तों, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव का जो है, महासभा जो है वो महासचिव की नियुक्ति करता है। तो 80 के आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 81, अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1920 में कौन से संगठन की स्थापना हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ, या फिर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, या फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय? प्रथम विश्व युद्ध जो दोस्तों वो कब खत्म हुआ था? 1919 में खत्म हुआ था। और जस्ट 1919 में खत्म होने के बाद एक संघ बनाया गया था, जिससे क्या होगा कि सारे देश जो है मिलजुल करके रहे। ठीक है, तो 81 की जो आंसर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा वो आपको जाएंगे दोस्तों राष्ट्र संघ। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना वो कब हुई थी? तो 1945 में। अगर आपको पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। ठीक है, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो राष्ट्र संघ, और जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो फिर उस समय जो है
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जिसको हम लोग यूएनओ बोलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 82, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 2021 का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 1956 में, 1957 में, 1958 में, 1959 में। तो अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की जो स्थापना है वो कब हुई थी? बिल्कुल दोस्तों 82 के आपके राइट आंसर हो जाएगा वह 1957 में। ठीक है, तो 82 के राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? देखिए 2015 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका, फ्रैंक वालर सटीन या फिर चोबस्की या फिर मनमोहन सिंह। तो बताइएगा भूमंडलीकरण लिखा हुआ है, भूमंडलीकरण का आलोचक यहाँ पर कौन नहीं होगा? बिल्कुल 83 के दोस्तों राइट जाएंगे वो है मनमोहन सिंह। ऑप्शन डी आपके 83 के राइट रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 84, माउंटबेटन योजना जो है वो कब बना था? 3 जून 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 3 जून 1949 को। तो माउंटबेटन योजना जो है वो कब बना था? बिल्कुल 84 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 3 जून 1947 को। ठीक है, तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को बना था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 85, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, बिल्कुल 85 के आंसर क्या जाएंगे वो है पाकिस्तान। ठीक है, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत को कौन लेके आया था? बिल्कुल जिन्ना लेके आया था या फिर मुस्लिम लीग, दोनों ऑप्शन देगा, दोनों सही होगा। मुस्लिम लीग और जिन्ना दोनों लेके आया था किसको? द्विराष्ट्र सिद्धांत को। और इसका विरोध कौन कर रहा था? कांग्रेस कर रहा था। ठीक है, और इसी के आधार पर जो एक नया देश बना जिसका नाम क्या? पाकिस्तान। और उस समय पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन बांग्लादेश तो 1971 में आजाद हुआ। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 86, पाकिस्तान के निर्माण जो है यानी कि पाकिस्तान निर्माण की जो मांग है प्रथम बार कब की गई थी? बताइएगा 86 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल 86 के दोस्तों आंसर रहेंगे वो है 1940 में। ध्यान रखिएगा 1940 में जो है 1940 में जो है पाकिस्तान निर्माण की पहली बार मांग की गई थी और जस्ट 7 साल के अंतर्गत पाकिस्तान जो है अलग देश बन गया। तो राइट आंसर आपके 86 के ऑप्शन सी हो जाएंगे। लेकिन पहली बार जो दिमाग में जो ख्याल है वो किसका आया था? चौधरी रहमत अली का आया था, जो कि 1934 में ही आ गया था। यानी कि चौधरी रहमत अली ही तो दिया था पाकिस्तान एक नया शब्द। कौन? वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के क्या थे? विद्यार्थी थे। ठीक है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएंगे 86 नंबर क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 87, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई थी? बताइएगा मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई थी? बिल्कुल 87 का मैंने अभी आपको बताया कि 1940 में जो है पहली बार पाकिस्तान की मांग हुई थी और बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 1940 के लाहौर अधिवेशन में। तो मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश की जो है मांग हुई थी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 88, राज्यों का पुनर्गठन आयोग जो है वो कब बना था? 2 अक्टूबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 29 दिसंबर या फिर 1953 को। तो बताइएगा राज्यों का जो पुनर्गठन आयोग है वो कब बना था? क्योंकि आपको पता है राज्यों का जो पुनर्गठन आयोग है इसको इसलिए बनाया गया था ताकि जो भी राज्य भाषा के आधार पर बनना चाहता है, अलग मतलब कि राज्य बनना चाहता है, वो इसके माध्यम से बन सकता था। और ये जो है आंदोलन की वजह से ये लागू किया गया। तो बताइएगा बिल्कुल 88 के दोस्तों राइट आएंगे वो है 29 दिसंबर 1953 को। ठीक है, 1953 आपको याद रखना है। तो राज्य का जो पुनर्गठन आयोग है वो 1953 में बना था। ठीक है, पुनर्गठन आयोग। वहीं पर अगर पूछेगा पुनर्गठन अधिनियम, मैंने आपको पहले भी करवाया था ना कि पुनर्गठन अगर अधिनियम आपको पूछ देगा तो वो फिर आपका हो जाएगा 1956 में। ठीक है, तो 1956 में आपका राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम हुआ था और 1953 में आपका राज्यों का पुनर्गठन आयोग बना था। ठीक है, दोनों को कंफ्यूजन को आपको दूर करना है। देखिए अगला प्रश्न आपका, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? जगजीवन राम। बताइएगा फटाफट, यानी कि कई बार हमने आपको प्रश्न करवाया। बिल्कुल 89 के राष्ट्र आएंगे वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के यानी कि आजाद भारत की जो पहली जो गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे दोस्तों, वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 89 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 90, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा था? बताइएगा स्वतंत्रता के बाद यानी कि आजादी के बाद सभी रियासतों को एक साथ करने में, भारतीय संघ में जोड़ने में कौन से भारतीय नेता का सबसे ज्यादा योगदान रहा था? 90 के बिल्कुल राइट हो जाएंगे वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ऑप्शन आपके ए जो है राइट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 91, 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया था? समाजवादी पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, किसान मजदूर पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो बताइएगा 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया था? बिल्कुल दोस्तों 91 की जो यहाँ पर राइट हो जाएगा वो आपको जाएंगे किसान मजदूर प्रजा पार्टी। तो ऑप्शन आपके 91 के भी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको जो है तनु क्लासेस गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र पर सर्च करना है और वहां पर आपको तनु क्लासेस सर्च करने के बाद वेबसाइट में जाना है। वेबसाइट में आपको जो है बहुत सारी चीजें अभी वहां पर आपको मिलेगी। पूरा चैप्टर बाय चैप्टर ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हिंदी का होगा, फिर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी का होगा और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी आपको वहां पर मिल रहा है। तो जरूर आप जाकर के देखा कीजिए, आपको वहां पर जल्दी तैयारी हो जाएगी। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो वहां से आप जल्दी जल्दी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और ईमानदारी से वहां पर भी आपको अच्छे से तैयारी करना है एकदम। देखिए संस्थागत क्रांतिकारी दल जो है किस देश के राजनीतिक दल है? पूछा गया प्रश्न है। बताइएगा बिल्कुल 92 के राइट हो जाएंगे दोस्तों वो है मैक्सिको के। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपके 91 के 92 के राइट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न 92 का राइट आपका डी होगा, मैक्सिको होगा। ठीक है, मैक्सिको
बहुत बढ़िया। आप देखिए अगला प्रश्न आपका, भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी? तो भारत के द्वितीय आम चुनाव में कौन से राज्य थे जहां पर कांग्रेस पार्टी की हार हुई और वहां पर साम्यवादी की सरकार बनी थी, और ये जो है पहली बार हुई थी, मैंने आपको पढ़ाया भी था। देखो 93 के आंसर क्या हो जाएंगे, वो है केरल में। ठीक है, तो केरल में ये सभी घटना हो रहा था, वहां पर जो है साम्यवादी की सरकार पहली बार बनी थी। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 94, ध्यान रखिएगा 8:30 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास है, 8:30 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास है, उसमें आपको जरूर जुड़ना है। देखिए 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से हैं? खतरनाक दशक किसको बोला जाता है? 1960 का दशक को। तो बताइएगा 1960 का दशक क्यों आखिर खतरनाक है कांग्रेस पार्टी के लिए? बिल्कुल 94 के दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएंगे, वो है उपयुक्त सभी, यानी कि चीनी आक्रमण हुआ था, आपको पता है 1962 में। चीन आक्रमण कब किया था भारत पर? 1962 में। बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी हुआ था, आपको पता होगा इस बात को, और सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन हुआ था, और भी बहुत सारा रीजन है। 1964 में जो है प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई थी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू की। 1966 में जो है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, और 1969 में जो कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था। ये सभी कारण था दोस्तों, जिसके कारण 1960 को क्या बोला जाता है? खतरनाक दशक बोला जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 95, अमूल नामक सहकारी आंदोलन जो है किस शहर से शुरुआत की गई थी? बताइएगा ये जो अमूल नामक सहकारी आंदोलन है वो कौन से शहर से शुरुआत की गई थी? पटना से, आनंद से, बरौनी से, जयपुर से? बिल्कुल 95 के दोस्तों राइट हो जाएंगे, वो है बरौनी से जो है अमूल नामक सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। राइट सर आपके ऑप्शन, अच्छा 95 के राइट सर क्या? अच्छा बिल्कुल ये आनंद से होगा, आनंद से। ठीक है, आनंद से शुरुआत की गई थी। राइट सर आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, एकदम इसी तरीके से आप लोगों को अमूल नामक जो सहकारी आंदोलन है दोस्तों वो आनंद से शुरुआत किया गया था। देखिए अगला प्रश्न आपका, ऑपरेशन फ्लड ये किससे संबंधित है? अनाज उत्पादन से, दूध उत्पादन से, फूड उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से? जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है? बिल्कुल 96 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे, वो है दूध उत्पादन से। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 97, भारत में 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण वो कब किया गया था? कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि एक साथ कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो वो है 14 बैंकों का। लेकिन ये कब किया गया था? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। बिल्कुल 97 के दोस्तों यहाँ पर आंसर जाएंगे, वो है 1968 में। तो ऑप्शन आप सॉरी 1969 में हो जाएगा। ठीक है, तो 97 के आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल आपको जाएंगे, वो है 1969 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। देखिए थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर उलट पुलट है। ठीक है, 1969 आप लोग को सही आंसर लगाना है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 98, नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? 3, 5, 8, 10? तो नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? कितने लक्ष्य होने चाहिए? बिल्कुल हो जाएंगे, वह 3 लक्ष्य होने चाहिए नियोजन विकास के लिए। आपके ऑप्शन ए जो है 98 के करेक्ट रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 99, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? बताइएगा, चौथी, छठी, तीसरी, पांचवी? तो सामाजिक न्याय के साथ विकास जो है वो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? 99 के दोस्तों बिल्कुल आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा, वो है 5वीं का। ठीक है, तो ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। थोड़ा सा ऑप्शन उलट पुलट है, ध्यान दीजिएगा। 5वीं सामाजिक न्याय के साथ विकास जो है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों? वो है 5वीं सामाजिक न्याय के साथ विकास। ये जो 5वीं में था, देखिए 2016 का अनुल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? वो है 5वीं। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 100, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि जो है वो किस वर्ष हुई थी? 1975 में, 72 में, 78 में, 56 में? तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किस वर्ष हुई थी? बिल्कुल आपको हो जाएंगे, वो है 1972 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपके